हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई हम हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी हमारा द्विवेदी युग चल रहा है। द्विवेदी युग भाई हम आज की क्लास में करेंगे। और द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक था, ठीक है। करेंगे आज द्विवेदी युग भाई। देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। थ्योरी क्लास रहेगी ये आपकी, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आप, ठीक है। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और आपको इस क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। तो देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। जो द्विवेदी युग है इसका नामकरण भाई जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इनके नाम पर पड़ा था। द्विवेदी युग की समय अवधि सामान्य 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। आपको जितने भी युग है, चाहे भारतेंदु युग है, छायावाद है, द्विवेदी युग है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, ठीक है, नई कविता है, साठोत्तरी कविता, उनके सभी के समय को याद करना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का काल निर्धारण सन 1893 से 1918 ईस्वी तक किया है, करते हुए उसे नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है, ठीक है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने द्विवेदी युग का काल निर्धारण 1893 से 1918 ईस्वी तक किया। ये आपको ध्यान रखना, ईस्वी में किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने 1893 से 1918 ईस्वी तक, ठीक है। और जो द्विवेदी युग है इसका क्या नाम रखा है, नई धारा द्वितीय उत्थान। पेपर में पूछा जाता है नई धारा द्वितीय उत्थान। आगे है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। क्या कहा भी डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है, ठीक है। 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने संयुक्त प्रयासों से काशी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना की गई। ये काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है और स्टेट की सीरीज में मैंने आपको करवाया था। 1893 ईस्वी में, ठीक है, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ठीक है, इन्होंने नागरिक प्रचारण सभा की स्थापना की थी भाई, ठीक है। इनके प्रयासों से और पूछा जाता है नागरिक प्रचारण सभा की स्थापना में कौन कौन से कवि शामिल थे, तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार। और कब हुई थी, 1893 में। और फिर 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया गया। जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में, और तभी से द्विवेदी युग का आरंभ भी स्वीकार किया जाता है। आगे देखते हैं, नागरिक प्रचारण सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है जो सरस्वती पत्रिका है इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास थे भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी से इसके संपादक बने थे। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो ये पत्रिका है, ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, नागरिक प्रचारण सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा, ठीक है, इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा सरस्वती का प्रकाशन हुआ था भाई, ठीक है, इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। आगे है, सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। जो सरस्वती पत्रिका है इसको क्या कहा जाता है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश, या भी 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है सरस्वती पत्रिका को भी, ठीक है, ध्यान रखना है। द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, ठीक है, जितने भी हमने प्रवृत्तियाँ की है, ठीक है, जितने भी काल किए, जितने भी उनकी प्रवृत्तियाँ किया है, आपको कहीं पे नोट करके रखनी है क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। द्विवेदी युग है, इसकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की नवीन धारा, ठीक है, राष्ट्रीयता की क्या भी नवीन धारा। भारतेंदु युग की अनिश्चित राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना की अभिव्यक्ति हुई भाई। जो भारतेंदु युग था इसमें क्या थी, अनिश्चित राष्ट्रीय धारा थी, राष्ट्रीयता थी, अनिश्चित निश्चित नहीं थी, ठीक है। इससे अलग क्या है, द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना,
देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इतिवृत्तात्मकता काफी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है भाई द्विवेदी युग की। अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक ढर्रे पर लिखी गई। आगे देखते हैं। आगे है भाई द्विवेदी युग की प्रवृत्ति। नैतिकता एवं आदर्शवाद। श्रृंगार भावना का विरोध करते हुए नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य समाज का आदर्श रूप लेकर चला भाई। विषयगत वैविध्य, विषयों का अत्यधिक विस्तार द्विवेदी युग में ही हुआ था। आगे देखते हैं। साहित्य की सादृश्यता पर बल। साहित्य को मनोरंजन और उपदेश का माध्यम स्वीकार करते हुए सदृश्य लेखन पर भी बल द्विवेदी युग में ही दिया गया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। काव्य रूप की विविधता। खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध रूपों के साथ परगीत मुक्तकों की भी रचना द्विवेदी युग में हुई थी। तो ये प्रवृत्तियां थी द्विवेदी युग की, आपको ध्यान रखना है। अब है भाई द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, जो द्विवेदी युग है इसके जो प्रमुख कवि है इनकी ये कवि देख लेते हैं और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। आप कहीं पर इनको नोट कर लेना, क्योंकि पूछा जाता है इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, कवि ईस्वी में है इनका जन्म। ठीक है, और इनकी मौलिक रचनाएं, मौलिक है वो है, और साथ में ही अनुदित रचनाएं भी इनकी आएंगी। तो श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं भाई। 1859 में जन्म हुआ, 1928 में मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। मनोविनोद 1882 में, बाल भूगोल 1885 में, जगत सच्चाई सार काफी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है 1887 में, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में, धन विजय 1900 ईस्वी में, कश्मीर सुषमा 1904 में। श्रीधर पाठक की रचना के कश्मीर सुषमा भी। आराध्य शोकांजलि 1905 ईस्वी में, जॉर्ज वंदना 1911 ईस्वी में, वनाष्टक 1912 ईस्वी में, भक्ति विभा 1913 में, देहरादून 1915 में, श्री गोखले प्रस्तुति 1915 में भी, श्री गोखले वनाष्टक 1915 में, सांध्याटन काफी महत्वपूर्ण है 1918 में, भारत गीत 1928 में, स्वर्गीय वीणा ये भी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना रहेगी और ये मौलिक रचना है। अब इनकी अनुदित रचना देख लेते हैं। ठीक है, श्रीधर पाठक की मौलिक रचना हो गई, अनुदित देखते हैं। एक मिनट, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, इसलिए मैं इसको साथ में ही लूँगी, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लेकिन आप देख लेना। ठीक है, अनुदित रचना जो इन्होंने अनुदित की है, और मूल रचना जिस रचना को इन्होंने अनुदित किया है, और अनुदित भाषा है उसकी शैली, और ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, गडेरिया और दार्शनिक। ठीक है, जो गडेरिया और दार्शनिक है इसकी मूल रचना किसके है भाई, रचना किसने की और इसके रचनाकार कौन से हैं? शेफर्ड एंड फिलोसफर ग्रे रचनाकार है इसके। ठीक है, ऋतु संहार मूल रचना है, और कालिदास इसके रचनाकार रहेंगे। और किस भाषा में अनुदित किया है श्रीधर पाठक ने? ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में इसको अनुदित किया है ऋतु संहार को। एकांतवासी योगी 1886 में अनुदित किया, और ये हर्मिट रचना है गोल्डस्मिथ की। ठीक है, खड़ी बोली में इन्होंने अनुदित किया है इसको, लावणी व ख्याल शैली में। उजड़ग्राम 1889 की रचना है। डेजर्ट विलेज गोल्डस्मिथ की रचना है। ठीक है, और इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, अनुदित की है उजड़ग्राम में। शांत प्रतीक 1902 की रचना है। ट्रेवल गोल्डस्मिथ की रचना है, इससे इसका अनुवाद किया है, और ये खड़ी बोली में है और रोला छंद में ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखा। ऋतु संहार किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है और खड़ी बोली में है भाई। एकांतवासी योगी खड़ी बोली, लावणी व ख्याल शैली में है। उजड़ग्राम ब्रज भाषा में लिखी है। शांत प्रतीक खड़ी बोली और रोला छंद में लिखी गई है, ध्यान रखना है। ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार कालिदास की रचना है, वो उसका अनुवाद है। ठीक है, हर्मिट गोल्डस्मिथ की रचना है। हर्मिट का अनुवाद है एकांतवासी योगी। डेजर्ट विलेज गोल्डस्मिथ की रचना है, इसका अनुवाद है उजड़ग्राम नाम से। ट्रेवल गोल्डस्मिथ की रचना है, इसका अनुवाद किया है शांत प्रतीक नाम से श्रीधर पाठक ने भी। और गडेरिया और दार्शनिक ये शेफर्ड एंड फिलोसफर रचना है जो ग्रे की है, इसका अनुवाद किया है। आगे देखते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। जो नाथूराम शर्मा शंकर है, ये भी द्विवेदी युग के कवि है।
1959 से 1932 ईस्वी इनका समय रहेगा। इनकी रचनाएं हैं अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भ रंडा रहस्य, काफी महत्वपूर्ण रचना, काफी बार पेपर में पूछी गई है ये। एक और ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है नाथुराम शर्मा शंकर का। शंकर सर्वेश 1951 रचना रहेगी इनकी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं इनसे सीधे। 1864 जन्म और 1938 इनकी मृत्यु। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं, जो मौलिक रचना वो देखते हैं पहले, ठीक है। द्विवेदी जी की काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुतिस्तक, कान्य कुब्ज वलिवर्त्रम, कविता विलाप 1909 ईस्वी में। अब इनकी जो अनुदित रचना है वो देखते हैं और इनका आधार क्या है वो देख लेंगे। आधार ग्रंथ भी देख लेते हैं अनुदित रचना का। विनय विनोद भर्तहरि के वैराग्य स्तक का दोहों में अनुवाद किया है। विहार वाटिका जयदेव कृत गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है विहार वाटिका भी। ऋतु तरंगनी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद किया है। स्नेहमाला भर्तहरिकृत श्रृंगार स्तक का दोहा छंद में अनुवाद है। कुमार संभव सार 1902 की ये रचनाएं रहेगी। ठीक है, ये भाई द्विवेदी जी की रचनाएं। आगे है बाल मुकुंद गुप्त, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। 1865 में इनका जन्म, 1907 में मृत्यु। इनकी कविता है सफुट कविताएं 1905 ईस्वी में। हम काव्य कर रहे हैं भाई, निबंध वगैरह अभी हम नहीं कर रहे, गद्य हमने स्टार्ट नहीं किया, काव्य हम कर रहे हैं। पहले काव्य करेंगे उसके बाद हम गद्य को स्टार्ट करेंगे। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है इनकी सफुट कविताएं 1905 में प्रकाशित है। अब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। 1865 में जन्म, 1947 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कबीर कुंडल 1899, रसिक रहस्य 1899, कृष्ण शतक 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, परमाम्बु वारिद 1900 ईस्वी, प्रेमाबु पर श्रवण 1900 ईस्वी, भाई परमाम्बु प्रवाह 1900 ईस्वी। आगे देखते हैं प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी, काव्योपन 1909, ऋतु मुकुर 1917, पद्य प्रमोद 1920, चुपते चौपते 1924, काफी महत्वपूर्ण है। पद्य परसु 1925, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो हरिओद जैन की रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है, भी अच्छी तरह से याद करनी है। उपहार 1928, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, भाई चौखे चौपदे 1932, फूल पत्ते कल्पलता 1938, ग्राम गीत 1938, मरम सपर्श 1944 ईस्वी, दिव्य दोहावली 1946 ईस्वी, हरिओद सत्से 1947 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद इनके प्रबंध काव्य हैं, ये देख लेते हैं। जो हरिओद जी के प्रबंध काव्य इनको देखते हैं। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित है और इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, हरिओद जी के हैं प्रिय प्रवास, प्रबंध काव्य है, 1914 में प्रकाशित हुआ, 17 सर्ग है इसमें। पारिजात 1940 में प्रकाशित हुआ, इसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 में प्रकाशित हुआ, इसमें 18 सर्ग है भाई। आगे देखते हैं, ये हरिओद जी की रचनाएं हो गई है सारी। और आपको ये ध्यान रखना, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, इनके सर्ग भी पूछे जाते हैं और इन सभी का रचना काल भी आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है और आपको कहीं पे लिख के रखना है। आगे देखते हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन 1886 से 1980 ईस्वी। ठीक है, 1866 से 1980 ईस्वी। एक 1866 में जन्म, 1980 में इनकी 1930 में इनकी मृत्यु भाई। देखते हैं हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। जो लाला भगवान दीन है वो हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं वीर शतराणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन। इन्होंने टीकाएं लिखे हैं रामचंद्रिका पर, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली और बिहारी सत्सई पर। ठीक है, आगे है रामचरित उपाध्याय 1872 में जन्म, 1938 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं देखते हैं। राष्ट्र भारती, देव भाषा, देवदूत 1918, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति 1919, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, प्रबंध काव्य, सुक्ति मुक्तावली, नीति परक काव्य भाई 1915 ईस्वी में प्रकाशित है।
आगे देखते हैं राय देवी प्रसाद पूरन, काफ़ी महत्वपूर्ण जी है ये भी। पूरन जी 1873 में इनका जन्म, 1920 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। मृत्युंजय 1909 में, 1904 की रचना है। राम रावण वध, राम रावण विरोध, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, 1906 की इनकी। स्वदेशी कुंडल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1910 में। अमलतास, ये भी इनकी रचना है देवी प्रसाद पूर्ण की। नए सन 1910 का स्वागत, वसंत वियोग 1912, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, धार धारावन, मेघदूत का ब्रज भाषा में पद्य अनुवाद है भाई। धाराधर धावन, ये मेघदूत जो है कालिदास का, इनका ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद किया है पूर्ण जी ने, ठीक है, रायदेव पूर्ण जी ने। आगे कामता प्रसाद गुरु, ये भी द्विवेदी युग के गुरु है भाई, सॉरी कवि हैं। 1875 में इनका जन्म, 1947 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हैं भौमासुर वध, ब्रजभाषा में है। विनय पचासा, ब्रजभाषा में है। पद्य पुष्पावली, खड़ी बोली में है। दासी रानी और शिवाजी, ये कामता प्रसाद गुरु जी की ही रचनाएं हैं भाई। आगे है गिरिधर शर्मा नवरत्न, 1861 में जन्म, 1961 में मृत्यु। इनकी रचनाएं हैं मार्त वंदना, हिंदी माघ, माघ कृत्य, शिशुपाल, वध के 2 सर्गों का अनुवाद, 1928 ईस्वी में प्रकाशन है इसका, ठीक है। आगे है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। 1883 में जन्म, 1972 में इनकी मृत्यु। इनकी रचना है प्रेम पंचेसी, कुसुमांजलि, कृष्णक्रंदन और राष्ट्रीय वीणा, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। रूप नारायण पांडे, 1884 में जन्म, 1959 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं पराग 1924 में, वन वैभव, दलित कुसुम, वन विहंगम और आश्वासन, भाई स्नेही जी की रचनाएं रह गई हैं, ठीक है, जो स्नेही जी हैं इनकी ये 2 रचनाएं रह गई। त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी है। आगे है मैथिली शरण गुप्त जी, इनका जन्म 1886 में हुआ, मृत्यु 1964 में। इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के लिए आगे देखते हैं सारणी को, आगे देख लेंगे जब मैथिली शरण गुप्त जी को हम करेंगे। अब है लोचन प्रसाद पांडे, 1886 में जन्म और 1959 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं हैं मृग दुख मोचन, प्रवासी, नीति कविता 1906 में, मेवाड़ गाथा 1914 में, महानदी, पद्य पुष्पांजलि 1915 में। आगे राम नरेश त्रिपाठी, 1889 में जन्म, 1962 में मृत्यु। इनके खंड काव्य काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। मिलन 1917 में प्रकाशन हुआ मिलन का, मिलन पथिक, मानसी, सौपन, तो ये 4 खंड काव्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी फुटकल कविताओं का संग्रह है, सौपन 1929 में प्रकाशित रचना है भाई, और ये मानसी 1927 की रचना रहेगी, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी की ये रचनाएं हैं भाई। आगे देखते हैं द्विवेदी मंडल के कवि, ठीक है। अब पहले तो हमने द्विवेदी युग के कवि देखा, अब जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं उनको देखते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि भी है साथ में, और स्वच्छंदतावादी धारा के कवि भी साथ में देखते हैं हम, ठीक है। द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से हैं, द्विवेदी मंडल के कवि देख लेते हैं पहले। द्विवेदी मंडल के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। ये है भाई द्विवेदी युग के कवि, कौन कौन से, हरिओद जी, द्विवेदी जी, गुप्त जी, उपाध्याय जी, नवरत्न, ठीक है, गिरिधर शर्मा नवरत्न और लोचन प्रसाद पांडे में। इसके बाद जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं इनको देख लेंगे। नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, ये द्विवेदी युग के बाहर के कवि हैं। अब है स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन से, पूछा भी जाता है ना भाई, 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है, इनमें से स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन से, तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। तो स्वच्छंदतावादी धारा के कवि है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। श्रीधर पाठक को देख लेते हैं, ठीक है। श्रीधर पाठक ये क्या है, एक स्वच्छंदतावादी कवि हैं, इनको देखेंगे पहले। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। जो श्रीधर पाठक है इनको भी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है।
साथ ही वे खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि भी माने जाते हैं। पूछा जाता है ना क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन से हैं, तो श्रीधर पाठक जी रहेंगे। सुसंदेश श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है। ठीक है, ऐसी ऐसी कविता पेपर में पूछी जाती है भाई, और काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बच्चे ढूंढते रह जाते हैं, उनको ये रचनाएं नहीं मिलती। तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी क्लासें लेके आई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, इसलिए से मैं करवाने लग रही हूँ आपको। सुसंदेश श्रीधर पाठक की ही कैसी कविता है, रहस्यवादी कविता है। आगे देखते हैं। मनोविनोद और कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। ठीक है, मनोविनोद और कश्मीर सुषमा भाई श्रीधर पाठक के ही काव्य ग्रंथ है, और किसमें, कौन सी भाषा में, ये ब्रज भाषा में लिखित हैं। आगे हैं, श्रीधर पाठक की प्रथम काव्य रचना मनोविनोद है। जो श्रीधर पाठक जी हैं, इनकी प्रथम काव्य रचना कौन सी बताई गई है, मनोविनोद है, जो 3 भागों में क्रमशः 1882 ईस्वी, 1905 ईस्वी और 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो मनोविनोद है वे 3 भागों में है, और इसका प्रकाशन 3 भागों में हुआ। एक 1882 ईस्वी में हुआ, फिर 1905 ईस्वी में, फिर 1912 ईस्वी में हुआ था। कश्मीर सुषमा में प्रकृति का सजीव मानवीकरण किया गया है। जो कश्मीर सुषमा रचना है, ठीक है, श्रीधर पाठक की, इसमें जो प्रकृति है इसका सजीव मानवीकरण किया गया है। ऐसे प्रकृति को पेश किया गया है जैसे कोई इंसान है। आगे, भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविता है। जो भारत गीत रचना है इनकी, श्रीधर पाठक की, इसमें क्या, देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविता इसमें है भी। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। ठीक है, गुणवंत हेमंत क्या है, श्रीधर पाठक द्वारा हिंदी खड़ी बोली में रचित पहली रचना है भाई। एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, रचना तो है गुणवंत हेमंत, और एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक रहेगी। सांध्याटन कृति में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण किया है। जो सांध्याटन है इसमें क्या है, प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण किया है श्रीधर पाठक ने। अब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो प्रिय प्रवास है ये भी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना, इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। जो श्रीधर ये प्रिय प्रवास है इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना, ये ध्यान देने योग्य बात है। एक प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप था। ये पेपर में पूछा जाता है, प्रिय प्रवास का पहला नाम क्या था, तो ब्रजांगना विलाप भाई। आगे देखते हैं, प्रिय प्रवास में प्रकृति और मानवीय भावनाएं एकाकार हो गई है। जो प्रिय प्रवास है भाई इसमें जो प्रकृति है और मानवीय भावना वो क्या है, एक ही हो गई है। इसमें 17 सर्ग एवं 7 प्रकार के छंद शामिल है। कितने सर्ग है, 17 सर्ग है और 7 प्रकार के छंद है, ये ध्यान रखना। 17 तो सर्ग है और 7 छंद है इसमें। उनके नाम मालिनी, जो 7 छंद है इनके नाम देख लेते हैं। मालिनी, मदाक्रांता, वंशरथ, वसंतिलिका, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित और शिखरणी, ये 7 छंद है प्रिय प्रवास में। रसकलश ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। ठीक है, जो रसकलश है हरिओद जी की रचना वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, और एक क्या है, रीति ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का वर्णन किया गया है रसकलश में भी। वैधी वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है, इसमें 15 सर्ग है। जो वैधी वनवास है हरिओद जी का, इसमें क्या, सीता परित्याग की कथा का वर्णन है, इसमें कितने, 15 सर्ग हैं। हरिओद कृत चुभते चौपदे और चोखे चौपदे मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। ठीक है, दोनों जो रचनाएं हैं ये मुहावरेदार भाषा में लिखित है भाई। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, जो हरिओद जी है इनको आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा, तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके विषय में देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता दी थी भाई।
खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए द्विवेदी जी ने अथक प्रयास किया। ये भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के जबरदस्त समर्थक थे। पेपर में पूछा जा चुका है और ये पूछा गया, ये भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एकता के जबरदस्त समर्थक थे। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और किसके विषय में है? द्विवेदी जी के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या 80 के लगभग है। ठीक है, अनुदित और मौलिक ग्रंथों की रचना कितनी है? 80 के लगभग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं का प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न सविज्ञों के गतागत की पहेलियां बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, यह कथन काफी बार पूछा गया है। किसका कथन है? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती है। तो ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आगे है, सर्गो नरक ठिकानो नाही, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, सर्गो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और काफी प्रसिद्ध कविता है, पेपर में काफी बार पूछी गई है भाई। और इनका ये कथन भी काफी बार पूछा गया है, हाथी से लेकर। ठीक है, संपत्ति शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, काफी प्रसिद्ध है। इसमें अभूतपूर्व रूप से भारत के आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। संपत्ति शास्त्र में अभूतपूर्व रूप से भारत के आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। आगे है गिरिधर शर्मा नवरत्न, इनके विषय में देखते हैं। गिरिधर शर्मा नवरत्न की ख्याति बांग्ला और संस्कृत की रचनाओं के हिंदी अनुवाद को लेकर रही है। ठीक है, बांग्ला और संस्कृत की रचनाओं के हिंदी अनुवाद को लेकर रही है इनकी ख्याति नवरत्न जी की। गिरिधर शर्मा नवरत्न ने गीतांजलि का हिंदी में, ठीक है, जो गीतांजलि रचना है इसका हिंदी में तथा गोल्डस्मिथ कृत हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। गिरिधर शर्मा नवरत्न ने माँ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माँ नाम से अनुवाद भी किया है। आगे है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे को उनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हैं। जो लोचन प्रसाद पांडे हैं इनको भाई 2 उपाधियां प्राप्त है, एक तो काव्य विनोद की और एक साहित्य वाचस्पति की उपाधियां इनको प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के शवदैव त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है भाई। लोचन प्रसाद कृत मृंगी दुख मोचन से इनका पशुओं के प्रति लगाव स्पष्ट देखा जा सकता है। ये किसकी रचना है? मृंगी दुख मोचन तो लोचन प्रसाद की है भाई। और इसका विषय क्या है? पशुओं के प्रति लगाव इसमें दिखाया गया इस रचना में भाई। आगे है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर, इसके विषय में देखते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कई कविताएं लिखी। किसके आधार पर? राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। नाथूराम शर्मा शंकर तत्कालीन कवि सम्मेलनों में कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्यिक सुधाकर आदि उपाधियों से नवाजे गए थे। ठीक है, तो इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं? नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधार, ये इनकी ही उपाधियां नाथूराम शर्मा जी की। पूछा गया है पहले भी। भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किसको मिली है? तो नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है। कविता कामनी कांत की उपाधि किसको मिली है? नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है। साहित्य सुधाकर की उपाधि किसको मिली है? नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है भाई। नाथूराम शर्मा शंकर द्वारा रचित गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की बुरी स्थिति तथा देव मंदिरों के दुराचार का वर्णन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। गर्भरंडा रहस्य किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की है। और इसका विषय क्या है? विधवाओं की बुरी स्थिति तथा देव मंदिरों के दुराचार का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्ति
कविता करने में कुशल थे। ठीक है, जो नाथूराम शर्मा है ये समस्या पूर्ति और अतिशयोक्ति कविता करने में कुशल थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो मैथिली शरण गुप्त है हमने इनकी रचनाएं नहीं देखी थी, अब यहाँ पर हम इनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, इनकी मौलिक रचनाएं यहाँ पे है और अनुदित रचनाएं यहाँ पे है। पहले हम इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं वो देख लेंगे। ठीक है, पहले मौलिक रचनाएं देखते हैं। प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं भाई मैथिली शरण गुप्त के? तो साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुआ और जय भारत जो 1952 में प्रकाशित हुआ, ये प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, और महाकाव्य की श्रेणी में लिखे गए हैं। खंड काव्य कौन कौन से हैं इनके देख लेते हैं। पुराण आधारित है, एक तो शक्ति 1927 में, द्वापर 1936 में, नहुस 1940 में। ये तीनों के तीनों क्या है, खंड काव्य और पुराण आधारित ये रहेंगे। रामायण आधारित है इनकी पंचवटी जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। महाभारत आधारित इनके खंड काव्य है जयद्रथवध 1910 में, सिरेंद्री 1927 में, वक्सनहार 1940 में, वन वैभव 1940 में, हिडिंबा 1950 में। तीन खंड काव्य सिरेंद्री, वक्सनहार, वन वैभव, विपत्तिगा 1927 में संकलित है भाई। जो ये तीन इनके खंड काव्य है, जो विपत्तिगा है इसमें संकलित है, ये ध्यान रखना है। ऐतिहासिक इनके हैं रंग में भंग 1909 में, सिद्धराज 1936 में। देखो सिद्धराज कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, मैंने जब यूजीसी नेट की भी सीरीज चलाई थी उसमें भी और स्टेट की सीरीज चलाई थी, इसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सिद्धराज। चरित्रात्मक यशोधरा 1932 में, कुणाल गीत 1942 में, विष्णुप्रिया 1947 में, रत्नावली 1960 में भी। वर्णनात्मक इसमें किसान 1918 में, अजीत 1946 में। तो ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण मौलिक काव्य है भाई मैथिली शरण गुप्त के। अब जो अनुदित काव्य हैं वो देख लेते हैं ये, और ईस्वी में सभी बांग्ला से इन्होंने अनुदित किए हैं। पलासी का युद्ध 1914 में, विहरणी व्रजांगना में, मेघनाथ वध 1927, वृत्त संहार 1938। संस्कृत से सौपनवास, वदता, परितमा, अभिषेक, अविमारक, ये संस्कृत से अनुदित है भाई इनकी रचनाएं। आगे देखते हैं। आगे मैथिली शरण गुप्त जी के गीति काव्य हैं। कौन कौन से है गीति काव्य? वेतालिका 1916, स्वदेश संगीत 1925, झनकार 1929, विश्व वेदना 1942, अंजलि और अध्यय 1950, भूमि भाग 1953 भाई। मुक्त कविता है इनकी पद्य प्रबंध 1912, उच्छ्वास 1936, मंगलहार 1937, आस्वाद 1938, सविस्ते और संकेत 1983 और राष्ट्रीय वाणी 1986। ठीक है, आगे देखते हैं। निबंध काव्य विवरण शैली, ये भारत भारती 1912 में लिखित है निबंध काव्य, ये हिंदू 1925 में, राजा प्रजा 1956 में। कथा आधारित निबंध काव्य, ठीक है, पत्रावली 1916 में, विकट भट्ट काफ़ी बार पूछा गया है 1928 में, गुरुकुल 1928 में, अर्जन और विसर्जन 1942 में, काबा और करबला 1946 में, प्रदक्षिणा काफ़ी बार पूछा गया 1950 में, युद्ध 1950 में, कविश्री 1955 में भाई। आगे है पद्य नाटक, ये तिलोत्तमा काफ़ी बार पूछा गया है कि तिलोत्तमा किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का 1915 में प्रकाशित है। चंद्रहास 1916 में प्रकाशित है। अघन काफ़ी बार पूछा गया 1925 में, पृथ्वीपुत्र 1950 में, जैनी 1950 में, दिवोदास 1950 में और लीला भाई। अन्य है इनके आर्या, ये 1925 में प्रकाशित है भाई इनका। अब मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में देख लेते हैं और इनकी रचनाओं के विषय में हम जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास माना गया है। ठीक है, आधुनिक युग का सूरदास किसको माना गया था? हरियों जी को। और आधुनिक युग का तुलसी किसको माना गया? मैथिली शरण गुप्त को माना गया है। इनके पिता का नाम रामशरण दास था। क्या था इनके पिता का नाम? रामचरण दास था भाई। ठीक है, ये चिरगांव झांसी के रहने वाले थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली कविता कौन सी बताई गई है? मैथिली शरण गुप्त की हेमंत, जो 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इनकी आरंभिक रचनाएं हैं वैश्योपकारक नामक पत्र में प्रकाशित होती थी। इनकी जो आरंभिक रचनाएं हैं वैश्योपकारक नामक पत्र में प्रकाशित होती थी। उनकी पहली कविता रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो रंग में भंग है इनकी पहली कविता बताई गई है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त ने रसिक केंद्र नाम से ब्रज भाषा की कविताएं लिखी। ठीक है, रसिक केंद्र नाम से
ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। गुप्त जी ने मधुप उपनाम से बांग्ला कविताओं एवं माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किया है। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। एक है जो मैथिली शरण गुप्त जी ना, इन्होंने मधुप उपनाम से ये माइकल मधुसूदन की रचनाओं का बांग्ला कविताओं से अनुवाद किया है। आगे गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति है भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुए और जो उनके यश का आधार भी रही है। भारत भारती के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कथन पेपर में पूछा जाता है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और किसके विषय में? भारत भारती के विषय में है भैया। और भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की रचना रहेगी। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसको माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। ठीक है, अपना काव्य गुरु किसको माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना मैथिली शरण गुप्त ने। गुप्त जी द्विवेदी युग के पहले ऐसे कवि थे जिनको राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किसको किया गया? तो मैथिली शरण गुप्त जी को किया था। और ये द्विवेदी युग के पहले कवि रहे हैं। अब इनकी रचना भारत भारती, इसके विषय में देख लेते हैं। भारत भारती की रचना मुशद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण की प्रेरणा अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, भारत भारती की कथा वस्तु 3 भागों में बटी है। ठीक है, एक अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। जो भारत भारती है इसकी जो कथा वस्तु है वो 3 भागों में बटी है। एक तो अतीत खंड, वर्तमान और भविष्य। गुप्त जी ने भारत भारती के पहले संस्करण की प्रस्तावना में लिखा है। ठीक है, जो पहला संस्करण हुआ था भारत भारती का, उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा? काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना याद रखनी है। संसार में ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। ये प्रस्तावना में लिखा है। और भी लिखा है, मेरा विश्वास है कि जब हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी तब हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। आगे देखते हैं भाई, भारत भारती के संबंध में बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह का कथन देख लेते हैं भाई भारत भारती के विषय में। ठीक है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। तो ये किसका कथन है? बच्चन जी का कथन है, भारत भारती के विषय में है। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम जो अकेले भारत भारती ने किया है उतना अन्य पुस्तकों ने नहीं किया भाई। भारत भारती ने देश में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल किया है। आगे है साकेत। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से मिली थी भाई। ठीक है, 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक के नाम से एक लेख। एक और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम, क्या था इनका छद्म नाम? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है, इस नाम से इन्होंने ये लिखा था लेख। और जो सरस्वती में 1908 में प्रकाशित हुआ था, यहाँ से इनको साकेत लिखने की प्रेरणा मिली थी मैथिली शरण गुप्त को। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह लेख रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्यवर उपेक्षिता से भी प्रभावित है। साकेत शब्द पाली भाषा का शब्द है, ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, साकेत का क्या अर्थ है? तो अयोध्या है। और ये किस भाषा का है? पाली भाषा का शब्द है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य की संज्ञा दी है। जो साकेत है इसको डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य की भी संज्ञा दी है। साकेत राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उर्मिला लक्ष्मण का मिलन साकेत के 12
सर्ग में वर्णित है। राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत माना जाता है। साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। जो साकेत इसका प्रथम सर्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। साकेत रचना में प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित है भाई। किस किस में? साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश में। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। ठीक है, जो साकेत है इसमें क्या है, जो उर्मिला है वो प्रधान चरित्र। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। कथा 12 सर्गों में विभक्त है। नवम सर्ग इस ग्रंथ की जान है। जो साकेत है इसका जो 9वां सर्ग है वो क्या है, इसकी जान बताया गया है। यही सर्वाधिक मार्मिक भी है। ठीक है, इसमें उपेक्षिता और विरहनी उर्मिला की विरह वेदना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। ये पेपर में पूछा जाता है भाई। ठीक है, 1936 ईस्वी में साकेत के लिए गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था भाई। ठीक है, कब? 1936 में। ठीक है, साकेत के लिए किसको मिला? मैथिली शरण गुप्त को। कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। आगे गुप्त जी की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है। ये यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। आगे देखते हैं भाई, जय भारत महाकाव्य है। प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृत का स्वच्छंद दर्पण कहा गया है इसको। ठीक है, जो जय भारत है इसको भी हिंदू संस्कृत का स्वच्छंद दर्पण कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृत का स्वच्छंद दर्पण है। ये क्या है? एक महाकाव्य। जयद्रथ वध गुप्त जी की रचनाओं के प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है। राष्ट्र की बलि वेदी पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले नवयुवक का चरित्र चित्रण जयद्रथ वध में हुआ है। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। जो चैतन्य महाप्रभु, इनकी पत्नी का क्या नाम है? विष्णुप्रिया, और उनको ही आधार बनाकर लिखी गई रचना है। अनग और कुणाल गीत में बौद्धिक कालीन संस्कृति की छटा दिखाई देती है। जो अनग है और कुणाल गीत है इसमें बौद्धकालीन संस्कृति की छटा हमें दिखाई देती है। जैनी, ये जैनी है। ये काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुत्री है जैनी, इस पर ये लिखा गया है काव्य ग्रंथ। विकट भट्ट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। विकट भट्ट में जोधपुर के राजदूत सरदार की काव्य कथा वर्णित है। जोधपुर है इसके राजपूत है सरदार, इसकी काव्य कथा है इसमें विकट भट्ट में। गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की है। कितने? 19। अर्जन और विसर्जन में मैथिली शरण गुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई है। मैथिली शरण गुप्त को कौटुंबिक कवि मात्र कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को, स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने है, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भाई। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा गया है। ठीक है, द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अन्य बिंदु और देख लेते हैं। बालमुकुंद गुप्त ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच एक कड़ी का कार्य किया है। ठीक है, बालमुकुंद गुप्त क्या है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। एक कड़ी मानी जाती है बालमुकुंद गुप्त को। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में विख्यात है। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की रचना है। जो रामचरित चिंतामणि है ये रामचरित उपाध्याय की ही रचनाएं हैं भाई। राय देवी प्रसाद पूरन ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धराधर धावन नाम से अनुवाद किया है। राय देवी प्रसाद पूरण कृत स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलिया छंद में हुई और ये काफी महत्वपूर्ण है भाई। इनमें इनकी देशभक्ति 52 कुंडलियां संग्रहित है। देशभक्ति पूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित है भाई। किसमें? स्वदेशी कुंडल में। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार इनका हिंदी व्याकरण है।
आगे देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को त्रिशूल उपनाम से लिखा है। ठीक है, जो स्नेही जी है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी है, इन्होंने जो इनकी श्रृंगार आदि की कविताएं थी उनको इन्होंने स्नेही उपनाम से लिखा है और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखा है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में सवैया और कवित छंदों का प्रयोग करने में कुशल थे। किसमें? खड़ी बोली में सवैया और कवित छंदों का प्रयोग करने में कुशल थे। कौन भाई? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे है, कविता कौमुदी का संकलन एवं संपादन 8 भागों में राम नरेश त्रिपाठी ने किया है। जो कविता कौमुदी किसकी रचना? राम नरेश त्रिपाठी की है और इसका संपादन कितने भागों में हुआ? 8 भागों में हुआ। इसमें ग्राम गीतों, उर्दू, संस्कृत एवं बांग्ला कविताओं का संकलन है। भारतेंदु मंडल के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला एवं भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। इनकी साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार शिव शंभू के चिट्ठे हैं। तो शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? किसकी है भाई? बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना रहेगी। आगे देखते हैं। भारतेंदु मंडल के लगभग सभी लेखक पत्रकार भी थे। ठीक है, जो भारतेंदु मंडल था उसके भारतेंदु मंडल यानी भारतेंदु युग में जो भारतेंदु मंडल था उसके जितने भी लेखक थे वो सभी पत्रकार थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर भक्ति काल और रीति काल के समन्वयक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता भी? जगन्नाथ दास रत्नाकर भक्ति और रीति काल के समन्वयक के रूप में जाने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे सबसे बड़े कवि है भाई। ठीक है, दूसरे सबसे बड़े कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के प्रसिद्ध परगीतकार माना जाता है। ये भी क्वेश्चन में आता है भी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के प्रसिद्ध परगीतकार माना गया है। अब ब्रज भाषा काव्य परंपरा ये देख लेते हैं। द्विवेदी युग में भी थी भाई। ब्रज भाषा काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवि इनका जन्म ईस्वी में है और रचनाएं भी ईस्वी में ही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ब्रज भाषा के कवि हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 में इनका जन्म हुआ, 1932 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। हिंडोला 1894 में, एक ब्रज भाषा में लिखी थी। हरिश्चंद्र, कलकासी, सिंगार लहरी, गंगा अवतरण 1927 और 10 तक 1929, विराष्टक, गंगा विष्णु और रत्नाष्टक, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। सत्यनारायण कविरत्न ये भी ब्रज भाषा के कवि है। 1880 में जन्म, 1918 मृत्यु। इनकी रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, हृदय तरंग। समस्त रचनाओं का संकलन है हृदय तरंग में। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दरस नाम से अनुवाद किया है। ये भी देखो भाई, जो मैं आपको बुक में से पढ़ा रही हूँ एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है और पेपर में आता है। तो प्लीज़ आप इसको क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है इन्होंने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसने लिखा था? पोप ने लिखा था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसका रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखते थे। जकी उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते थे। और किस भाषा में? उर्दू भाषा में। सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। भवभूति के उत्तर रामचरित्र और मालती माधव का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। आगे है, सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। हृदय तरंग नाम से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है सत्यनारायण कविरत्नाकर की समस्त रचनाओं का संकलन। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक शैली के विरुद्ध छायावाद का आरंभ भी हुआ था भाई। ठीक है, छायावाद का आरंभ कब क्यों हुआ था? तो जो इतिवृत्तात्मक शैली थी द्विवेदी युग की, इसके विरुद्ध में हुआ था। द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य देख लेते हैं। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों के कवि और महाकाव्य ईस्वी में है। द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका कृष्णायन पेपर में पूछा गया है 1943। बलदेव प्रसाद का साकेत संत 1946।
उदय शंकर भट्ट का है तक्षशिला 1931, प्रताप नारायण पुरोहित का है नल नरेश 1933, गुरु भगत सिंह का है नूरजहां 1935, विक्रमादित्य 1947, अनूप शर्मा का सिद्धार्थ 1937, सर्वाणी 1948 और वर्धमान 1951। श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी और जौहर 1945, काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। मोहनलाल महतो का है आर्यावर्त 1943, हरदयालु सिंह का है दैत्य वंश 1940 और रावण 1942। तो भाई ये महाकाव्य थे और इनके कवि आपने देख लिए हैं। तो इसी के साथ भाई आज अपना द्विवेदी युग क्या है कंप्लीट होता है। थ्योरी क्लास मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दी है द्विवेदी युग की। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।